गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल बच्चों? सब बढ़िया, कुशल मंगल। पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है। आज हम इस एक्ट को फिनिश करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस एक्ट को फिनिश करेंगे और जो भी चीजें हैं इसके अंदर डिस्कस करके पूरा पैक करेंगे इसको बढ़िया से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पहले कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर ना कराया जाए तो क्या प्रभाव होगा? कंसिक्वेंसेज ऑफ, बोलिए, नॉन रजिस्ट्रेशन। बेटे, फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है बोलो? कंपलसरी या ऑप्शनल? ऑप्शनल। फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है ऑप्शनल। फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है क्या बोलो? ऑप्शनल। मर्जी है, कराना कराओ, नहीं कराना मत कराओ। अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ना करवाया तो वो इलीगल नहीं बनेगी, फिर भी वैलिड रहेगी। ध्यान रखिएगा। फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? पेज नंबर 243, मैं हेल्प कर दूं जरा, पेज पे पेज पलटे जा रहे हैं। पेज नंबर 243। फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है बोलो? ऑप्शनल। फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ना करवाया तो कुछ डिसेबिलिटी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी बोलो? डिसेबिलिटीज। क्या आएंगी बोलो? अयोग्यताएं। क्या बोलो? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो फर्म के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं बताता। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो फर्म के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी तो नहीं बताता, ना ही कोई पेनल्टी लगाता है रजिस्ट्रेशन ना करवाने पे। परंतु यदि रजिस्ट्रेशन ना करवाया तो क्या आ जाएंगी? सर्टेन डिसेबिलिटीज। क्या आ जाएंगी बोलो? क्या नोट कर रहे हो बेटे? वो तो करवा रखा है नोट, दोबारा दोबारा। हाँ, रजिस्ट्रेशन ना करवाया तो कुछ डिसेबिलिटी आ जाएंगी। पहली, नो स्यूट इन ए सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। सूट कौन सा है? ये सूट है, सूट। ये सूट नहीं है कि बाजार गई हो दो मेरे लिए भी लेती है ना। सूट नहीं है ये। क्या है ये? सूट। सूट मतलब केस। फर्म या उसका कोई भी पार्टनर, फर्म या उसका कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। फर्म या उसका कोई भी पार्टनर, बोलो, फर्म या उसका कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है ये आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। फर्म या उसका कोई भी पार्टनर, फर्म या उसका कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस। क्यों? क्योंकि फर्म क्या है? अनरजिस्टर्ड। क्या है बोलो? अगर केस करना तो पहले रजिस्टर्ड कराओ, फिर बाद में केस करेंगे जो करेंगे जिसका करना। ध्यान रखना। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो थर्ड पार्टी के ऊपर केस, फर्म या उसका कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ टू क्लेम। अगर हमारी फर्म ने किसी को पैसे देने भी थे और उससे पैसे लेने भी थे, हमारी फर्म ने किसी को पैसे देने भी थे और उससे पैसे लेने भी थे, तो 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। कितने से ज्यादा का? 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ होता है जो मिनिमम अमाउंट होता है उसे आपस में क्या कर लिया जाता है? सेट ऑफ, और बाकी दे देंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो मैंने इनको 200 रुपए देने हैं,
और इनसे 500 रुपए लेने हैं, तो कायदे में क्या होना चाहिए? ये 300 मुझे दे देगा, 200 रुपए हमने क्या कर लिए, सेट ऑफ, और बाकी बचे लाओ। तो कहने का मतलब 300 रुपए ये पे करेगा, 200 रुपए हमने क्या कर लिए, मिनिमम अमाउंट क्या कर लिया, सेट ऑफ। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है, वो किसी थर्ड पार्टी से 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकती, 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकती, एंड दैट इज द सेकंड डिसेबिलिटी, दैट इज द सेकंड डिसेबिलिटी। थर्ड डिसेबिलिटी, थर्ड डिसेबिलिटी क्या है कि कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर या फर्म के ऊपर केस नहीं डाल सकता। कोई भी पार्टनर, अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी पार्टनर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? फर्म या अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट। कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसका पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं डाल सकता, फर्म के ऊपर केस नहीं डाल सकता, क्योंकि फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड। ये आ गई तीसरी डिसेबिलिटी। बट वो पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा होगा तो वो कहेगा जज साहब इस फर्म को डिसोल्व कराओ और मेरा हिस्सा मुझे दिलाओ, साडा हक ऐथे रख, इस फर्म को डिसोल्व कराइए और मेरा हिस्सा मुझे दिलवाओ, तो वो मांग कर सकता है। क्लियर है बात? कि फर्म डिसोल्व कराओ और मेरा शेयर मुझे दिलवाओ। ओके, तो ये है कंसेप्ट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस डाल सकती है क्या? बोलो यस और नो। ये तो वही बात हुई ना, टांग तुम्हारी टूटी, क्रिकेट मैं नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता भाई? डिसेबिलिटी किसकी है? फर्म की है ना, पर थर्ड पार्टी तो केस डाल सकती है ना। बोलो हाँ या ना। एक थर्ड पार्टी आउटसाइडर अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। आगे चलो। अब रजिस्ट्रेशन ना करवाने से क्या राइट प्रभावित नहीं होते? रजिस्ट्रेशन ना करवाने से कौन से राइट प्रभावित नहीं होते? नंबर 1, थर्ड पार्टी तो फर्म पे केस डाल ही सकती है। बोलो हाँ या ना। थर्ड पार्टी तो फर्म के ऊपर केस डाल सकती है। बोलो यस और नो एवरीबॉडी। यस। दूसरा, पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है और डिसोल्यूशन के लिए केस डाल सकता है और कह सकता है जब फर्म डिसोल्व हो रही है तो मेरा हिस्सा मुझे दिलाया जाए। बोलो, पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए केस डाल सकता है और कहेगा जज साहब जब फर्म डिसोल्व हो रही है मेरी इस फर्म को डिसोल्व कराओ और इस फर्म में मेरा जो भी हिस्सा बनता है, जो भी हिसाब बनता है मुझे दिलवाइए। अगला, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ द कोर्ट प्रॉपर्टी बेचेगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर की ओर एक्शन लेगा। अगर मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के डेब्ट को पे करने की जिम्मेदारी उसकी है, ऑफिशियल रिसीवर की। वो तो करेगा करेगा। 100 रुपए तक का सेट ऑफ कर सकते हैं। कितने तक का सेट ऑफ कर सकते हैं? बताया ना कि 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते, 100 रुपए तक का तो सेट ऑफ कर सकते हैं। यस और नो। अगला, राइट टू सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर फॉर अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हिसाब मांगेगा नहीं मांगेगा? और उसका हिसाब मांगेगा और कहेगा प्रॉपर्टी को रियलाइज करो और इसका जो भी हिसाब बनता है वो दीजिए। क्लियर है बात? यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस डाल के उसका हिसाब किताब मांग सकता है। मतलब राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द फर्म, फर्म का हिसाब किताब मांग सकता है और उसका हिस्सा मांग सकता है। यस और नो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पढ़ लो एक बार फटाफट से कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। पहले डिसेबिलिटी पढ़ो और फिर एबिलिटी पढ़ो। एक अनरजिस्टर्ड फर्म क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। पढ़ लो, टॉपिक डन है।
बड़े आसान टॉपिक है, आधे घंटे के भी कमेंट्री नहीं है इस चैप्टर की आज। आधा पौने घंटे में फिनिश हो जाएगा चैप्टर। तो चाय ले आएगा, तो बोल दो, संतोष को बोलो चाय। ध्यान से रीड कर लीजिए इसे। जी, जी, एक मिनट, किस चीज का नोटिस देने आए, बात कराओ। हाँ सर। हाँ जी। हमारे नाम किस लिए? हमें 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 तो वही नहीं है, ये ऑफिस है हमारा, क्लासेस तो है ही नहीं हमारी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ये तो पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग डी 223 है, हमारी थोड़ी है। ये किसका नाम, क्या लिखा है, नाम क्या लिखा है? अच्छा, और वो, हम्म, और वो काम का नाम? नहीं, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। चलिए बेटे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये लो,
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। टॉपिक नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? सारे पार्टनर्स के बीच में लीगल रिलेशन खत्म, discontinuation of legal relation existing between all the partners, discontinuation of jural relation, jural मतलब legal relation, discontinuation of legal relation existing between all the partners, सारे पार्टनर्स के बीच में लीगल रिलेशन क्या हो जाएगा? खत्म। एबीसी मिलके फर्म चला रहे थे, सुनो, एबीसी फिर मिलके फर्म चला रहे थे, तीनों ने मिलके फर्म को डिसॉल्व कर दिया। ए अपने रास्ते, बी अपने रास्ते, सी अपने रास्ते, हंसते हंसते। कैसे बोलो? अरे जब मिलके फर्म बनाई थी तो क्या मिलके डिसॉल्व नहीं कर सकते क्या? जवाब दो। अगर मिलके स्टार्ट कर सकते हैं फर्म को, क्या मिलके बंद नहीं कर सकते? बोलो। तो ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ लीगल रिलेशन, जुरल मतलब लिख लो लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में लीगल रिलेशन, स्वाहा, फिनिश, खत्म, कम टू एन एंड। ठीक है? हाँ जी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में लीगल रिलेशन खत्म हो जाता है। कैसे कैसे खत्म हो जाता है? अरे बताया ना, एबीसी फर्म चला रहे थे, इन्होंने फर्म बंद कर दी, ए अपने रास्ते, बी अपने रास्ते, सी अपने रास्ते, खत्म। चलो, कब कब डिसॉल्व होती है फर्म? नंबर 1, बाय एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। कहते हैं ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और सारे पार्टनर राजी तो क्या करेगा पाजी। पाजी नहीं, पाजी, लॉ। तो लॉ कुछ नहीं कर सकता। अगर सारे पार्टनर मिलके फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाय एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स। नंबर 2, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर क्या हो गए बोलो? इंसॉल्वेंट। सारे पार्टनर क्या हो गए बोलो? इंसॉल्वेंट। तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। क्या हो जाएगी बोलो? बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल, फर्म का बिजनेस क्या हो गया बोलो? अनलॉफुल। जैसे ये 3 जनी मिलके काम कर रही थी, बताया था, है ना? कौन 3 जने? इन्हीं तीनों को बुलाते ना। हाँ। अरे नाम भूल जाते भैया हम, है ना? प्रसिद्धि और रिया, और नेहा, रिया और प्रसिद्धि मिलके एक बढ़िया दुकान चला रही थी, तीनों मिलके इतनी मेहनत कर रही थी, दबा के कमाई आ रही थी। देसी शराब का ठेका, देसी शराब का ठेका ये तीनों चला रही थी। शाम को बैठती भी थी तीनों मिलके हिसाब किताब करने। लेकिन इतने में गवर्नमेंट का नोटिस आ गया कि किसी भी तरह की शराब बेचना खरीदना इलीगल है, गैर कानूनी है, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इनका बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल। क्या हो गया बोलो? फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। अब पता चला जी इंटरनल कंजम्पशन में लगी हुई है, खत्म तो करे किसी तरह। रोज रात को बैठती है, बैठ के डिस्कस करती है क्या करना है इस शराब का, है ना? एक बात बताइए, है इलीगली बेच के खत्म करेंगी, अच्छा, और फिर पकड़े गए तो देखा जाएगा। खैर एनीवेज, तो बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल। बिजनेस क्या हो गया? तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। अगला, बेटे अगर पार्टनरशिप विल पे हो तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? अगर पार्टनरशिप विल पे है, अगर पार्टनरशिप विल पे है तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। अगला, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द हैपनिंग ऑफ फॉलोइंग कंटीजेंसीज। अगर एग्रीमेंट ना हो
तो ये चार घटनाएं होने पे फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। और एग्रीमेंट हो तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। सुनो, अगर एग्रीमेंट ना हो, अगर एग्रीमेंट ना हो, इन चार घटनाओं के होने पे फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। और एग्रीमेंट है तो कंटिन्यू करेंगे। पहला बोलो, इफ्लक्स ऑफ टाइम। पहला बोलो, 10 साल के लिए फर्म बनाई थी, 10 साल के लिए फर्म बनाई थी, 10 साल पूरे हो गए, फर्म क्या हो गई? बोलो, फर्म क्या हो गई? अरे आवाज नहीं आ रही निकम्मो। फर्म क्या हो गई? पर अगर हम 10 साल के बाद भी कंटिन्यू रखे तो पार्टनरशिप एट विल। रख सकते हैं ना? जवाब दीजिए। 10 साल पूरे होने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना? हाँ या ना? यस। अगर 10 साल के लिए फर्म बनाई थी, 10 साल पूरे हो गए, फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। फर्म क्या हो जाएगी? और 10 साल के बाद भी कंटिन्यू करें तो पार्टनरशिप इज एट विल। अगला पॉइंट पढ़ो, कंप्लीशन ऑफ वेंचर। हमने डिसाइड किया था एक मॉल बना के उसकी सारी दुकानें बेच देंगे। 100 दुकानें बना रहे हैं मॉल में, कितनी? 100। एक मॉल बनाएंगे, उसमें 100 दुकानें बनाएंगे, बेच देंगे। तो हमने मॉल बनाया, उसमें दुकानें बनाई, बेच दी। फर्म क्या हो गई? प्रॉफिट बांट लिया आपस में। फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व। क्या हो गई बोलो? लेकिन हमने कहा चलो यार एक और बनाते हैं, 20 करोड़ का फायदा हो गया या 10 करोड़ का फायदा हो गया हमारे को, है ना? हमने कहा एक और काम करते हैं ऐसा। हाँ भाई, हमने कहा चलो और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पार्टनरशिप इज एट विल। पार्टनरशिप इज एट, हाय मेरा दिल ते एनीबडी विल। विल मतलब इच्छा। इच्छा है कंटिन्यू करने की, कर लो, कौन मना करता? भाई अगर 10 साल पूरे हो गए तो क्या हो गया? पार्टनर को लग रहा है हम आगे काम कर सकते हैं तो करो। वेंचर कंप्लीट कर दिया तो क्या हो गया? अगला वेंचर कंटिन्यू कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन जब आगे कंटिन्यू करोगे तो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। क्योंकि फिक्स पीरियड समाप्त हो चुका है। फिक्स पीरियड के लिए मैंने पढ़ाया था क्या? पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। और वेंचर के लिए पढ़ाया था पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? जो पर्टिकुलर वेंचर के लिए होती है। और ये समय या वेंचर समाप्त होने के बाद अगर कंटिन्यू करोगे तो पार्टनरशिप एट विल, और अगर कंटिन्यू नहीं करते तो डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है बोलो? डेथ ऑफ ए पार्टनर। थैंक यू। अगला क्या है? अगला पॉइंट बोलो ना। डेथ ऑफ ए पार्टनर, बड़ा आसान। सुनो, दो पार्टनर थे। कितने? दो पार्टनर। एक की डेथ हो गई, एक की डेथ हो गई। दो पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई। तो बताइए, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? बोलो। फर्म डिसॉल्व हो जाएगी भाई, अकेला थोड़ी चलाएगा। अरे दो तो चाहिए ही चाहिए ना पार्टनरशिप के लिए, इसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं। या फर्म ही डिसॉल्व होगी। कितने पार्टनर थे? मेरी मजबूरी है, डेथ एक की इसी की करनी पड़ेगी, है ना? कितने पार्टनर थे? दो। एक की डेथ हो गई, ठीक है ना? ये बुजुर्ग ज्यादा है ना, इसलिए इसकी डेथ हो गई। एक की डेथ हो गई तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। क्लियर है बात? कुछ और हो सकता है क्या? अकेला चला सकता है फर्म को? नहीं चला सकता ना। फर्म क्या हो जाएगी? जवाब दीजिए सब लोग। डिसॉल्व। तीन पार्टनर थे, कितने थे बोलो? एक की डेथ हो गई, पूछा है, एक की डेथ हो गई। बाकी दो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। और बाकी दो कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तीन पार्टनर थे, सुन लो भैया, तीन पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, बाकी दो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, और बाकी दो कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डन? अगला पॉइंट बोलो। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, वही केस, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ,
बाकी दो कंटिन्यू कर रहे हैं फर्म को तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, और बाकी दो कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इतना पढ़ लीजिए, फिर मैं कोर्ट वाले केसेस पे पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़िए, जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी, गोविंद, विशाल, नेहा, गोविंद दोबारा से आ रहे हैं, और भी जितने लोग जुड़े हुए हैं अपनी हाजिरी व्यक्त कराएं, गुड मॉर्निंग वाला है ना। और सब लोग ध्यान से पढ़िए, ऑनलाइन वालों ध्यान से पढ़ो, सो मत जाना। डिसोल्यूशन मतलब सारे पार्टनर के बीच में, सारे पार्टनर के बीच में लीगल रिलेशन खत्म। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लीगल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कब कब होता है? बाय एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स, बाय एग्रीमेंट बिटवीन all the partner, insolvency of all partner, business of the firm becoming unlawful, notice of dissolution in case of partnership at will, और unless otherwise agreed इन चार इवेंट के होने पे, इफ्लक्स ऑफ टाइम, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। अब आगे पढ़ो, बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बस यही गलती करते हो आप लोग। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, discuss the circumstances under which a firm may be dissolved by the court। क्या पूछा? by the court। क्या पूछा? अब बच्चा सारे लिखा है पॉइंट, कह रहा मुझे नहीं पता कोर्ट कब डिसॉल्व करता, मुझे तो ये पता डिसॉल्व कब होती है। लो वो लिखा है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो ऐसे कांटे लगते हैं। फिर जब कोर्ट वाले पॉइंट पूछे तो कोर्ट वाले पॉइंट दो ना भैया, सारे को दे रहे हो। वो ऐसे खेलते हैं आपके साथ। बच्चे ने एक वर्ड पढ़ लिया डिसोल्यूशन, अच्छा डिसोल्यूशन कब होता है, ला बताता हूं। सिर्फ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट पूछा है उसने। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन एग्जाम में। Discuss the circumstances under which a firm may be dissolved by the court। और जब कोर्ट वाले केस आएंगे तो केवल यही वाले पॉइंट बताएंगे, ऊपर वाले पॉइंट नहीं बताएंगे। और ऊपर वाले पॉइंट बताएंगे तो अगले अटेम्प्ट में जाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट नहीं बताने बेटा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, कोर्ट कब कब डिसॉल्व कर रहा है, पढ़िए। पहला बोलो, पहला बोलो। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, पार्टनर बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, बावला हो गया, पागल हो गया, तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। कोर्ट की मर्जी है ऑर्डर देने की, कोर्ट बाउंड नहीं है। परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, परमानेंट इनकैपेसिटी कैसे? कोई पार्टनर फिजिकली डिसेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, या कोई ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई कि अब वो काम नहीं कर सकता, तो कोर्ट क्या कहेगा? डिसॉल्व कर दो इस फर्म को। कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। इंटरवेंशन मतलब इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन का मतलब लिख लो, घर पे नहीं बताएगा कोई। इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, वाह हिंदी भी ठीक है मेरी वैसे, ठीक है। हस्तक्षेप, कोर्ट का इंटरफेरेंस। पहला
अगर भी पार्टनर अनसाउंड माइंड कहां हो गया। दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, सच एज एग्जाम्पल फिजिकल डिसेबिलिटी कोई हो गई ऐसी। मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, पार्टनर ने दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, बिजनेस प्रभावित हो गया, धोखाधड़ी कर दी। विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, पार्टनर लगातार एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ रहा है, हमारा पार्टनर लगातार एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ रहा है, तो कोर्ट कहेगा बंद क्यों नहीं कर देते इस फर्म को। कोर्ट बंद करने के आदेश दे सकता है। अगला, ट्रांसफर और सेल ऑफ ऑल इंटरेस्ट बाय पार्टनर, मान लीजिए कोई एक्टिवली एंगेज पार्टनर अपना इंटरेस्ट ही सेल करके चला गया, इसने अपना इंटरेस्ट ही ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अगला, इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन सेव एट लॉस, जब फर्म को लॉस पे चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। सुनिए, अगर फर्म को लॉस हो रहे तो पार्टनर कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, बताइए। करना चाहेंगे। आप बच्चे हो, बड़े नहीं हुए अभी, बड़े हो जाओगे धीरे धीरे, बड़े होने की ओर आपका पहला कदम है ये। 12th तक तो स्टूडेंट बच्चे ही कहलाते हैं। अब आपको 12th निकाले टाइम कितना हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ होगा। तो अभी बच्चे से बड़प्पन में आ रहे हो, धीरे धीरे यंगस्टर बनने जा रहे हो। यंगस्टर केवल हाइट खींचने से या बॉडी बड़ी हो जाने से नहीं हो जाता, दिमाग भी बड़ा करना पड़ता है। आप समझिए, आप कल के होने वाले फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, मालिक लोग हैं, बिजनेस करेंगे, बड़ा काम करेंगे, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, मेहनत करके कुछ बुलंदियों को हासिल करने वाले। बेटे, व्यवसायी जो होता है ना, व्यवसायी एंटरप्रेन्योर, वो होता है आशावादी। हिंदी में बोलता हूं, अंग्रेजी थोड़ी टाइट हो जाती है कहीं, ठीक है ना। मतलब होप पे जीता है वो, होप में। तो बिजनेसमैन आशावादी होता है और पॉजिटिविटी बहुत होती है उसमें, और वो रिस्क बियर करता रहता है। वो कहता है कोई नहीं, आज लॉस है, कल प्रॉफिट होंगे, हो रहा है लॉस, होने दो होने दो होने दो, कोई बात। वो लॉस बियरिंग कैपेसिटी होती है उसमें। वो कहता है लॉस है तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे, काम धंधे में उतरेगा तो जीत पाके हासिल करके ही निकलेंगे। या तो बर्बाद होंगे या बर्बाद करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे मार्केट को। स्टेटमेंट बड़े तगड़े होते हैं, जितने भी विजनरी लीडर होते हैं ना, बिजनेसमैन लीडर, उनके स्टेटमेंट पता क्या बोलते हैं? इधर आई विल डू, इधर आई विल डू और आई विल डाई, बट आई विल नेवर ओनली ट्राई। इधर आई विल डू और आई विल डाई, बट आई विल नेवर ओनली ट्राई। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके स्टेटमेंट सुन के। मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं चीज को। वो जिद चाहिए होती है एंटरप्रेन्योर बनने की। तो उनके लॉस हो रहे होते, क्या हो गया, बड़ी बात है क्या? उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि जिसमें लॉस सहने की क्षमता नहीं है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। और ऐसे करोड़ों लोग हैं, शायद हम भी उन्हीं में से हो, जिनमें लॉस सहने की क्षमता नहीं है। हमारे में और क्षमताएं होती है, हम काम कर सकते हैं, फिर काम ही करते रहते हैं, बिजनेसमैन नहीं बन सकते। लॉस सहने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, और होने के बाद भी हर एक की लिमिट होती है। एक एग्जांपल देता हूं। एक दोस्त था क्या है, अभी भी है, तो उसके मिलते हैं हम लोग, टाइम टू टाइम मिलते हैं। एक बार मिले तो थोड़ा सा अपसेट सा था। अपसेट सा क्या था, मतलब ठीक था, ज्यादा नहीं था, मतलब हमें नहीं पता क्यों। तो बात बात हुई तो पता चला अभी 2 करोड़ का घाटा छिपा बिजनेस में, 2 करोड़ का।
मैंने कहा फिर क्या करना है? कहता है कोई नहीं, लेट्स हैव अ पार्टी। गया पब में, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्त है, कोई परवाह नहीं। घबराया नहीं, कहता कोई नहीं, निकाल लेंगे, देख लेंगे, थोड़ा होती है चलो, छोड़ो पर, एंजॉय करने आए, एंजॉय करते हैं, छोड़ो पर, हो जाएगा। आज 150-200 करोड़ का आदमी है, वर्थ उसकी। इकोनॉमिक टाइम्स में पेपर में आते हैं उसके इंटरव्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज, और फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह से अवार्ड मिल चुके हैं उसको, और बड़े बड़े बिजनेस न्यूज की, और यूएसए में भी कंपनी बना रखी, और भी जगह बना रखी, 200 स्टाफ हायर किए हुए। जिगरा चाहिए होता है भाई। सोचो आपके 2,000 रुपये खो जाएंगे, सोच के देखो। कॉमन मैन और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस समझ। किसी नाम आदमी के, कॉमन हमारे तुम्हारे कोई भी हो यार, 2,000 रुपये खो जाए, बेचैन ही रहता है इंसान दिन भर, रात को नींद भी नहीं आती ढंग से, यार 2,000 रुपये खो गए, यार मूड खराब हो गया। और 20,000 खो जाए, 20,000, 20,000, जो ये खोने पे चिंता छूट जाती है ना जिनकी, वही बनते हैं एंटरप्रेन्योर। सोचो 2 करोड़ का घाटा, यार कोई नहीं फिर बना लेंगे, और वो कोई ऐसा आदमी नहीं कि बाप ने दिया हो पैसा, रेंट पे ले लेके सोया पहले जगह, ऐसे ही पढ़ा था, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग तो फिर भी घर से फाइनेंसिंग आ रही होगी, आपने देखा है ना हमारे साथ पढ़े थे। वही ऑफिस में गद्दा बिछा के सो जाना, वही दोस्त से उधार लेके ऑफिस स्टार्ट कर लिया, ऐसे करके काम किया, कोई पैसा नहीं था। कभी सोचो कि बाप दादा ने दिया तो बनाया, बनाने वाले इसी दुनिया में बनाते हैं, ध्यान रखना। हमने भी जितना बनाया इसी दुनिया में बनाया, यही छोड़ना है, बनाना भी यही है, छोड़ना भी यही है। हमने भी बनाया थोड़ा बहुत, लेकिन इसी यही बनाया, यही छोड़ देंगे। जितना भी बनाओगे, छोड़ना सब यही है, अब बनते भी यही है। एक ही लाइफ में एक इंसान, एक ही लाइफ में एक इंसान 1 करोड़ नहीं बना पाता। 1 करोड़ बहुत कह रहा हूं, कोई 10 लाख भी नहीं बना पाता। और एक ही लाइफ में एक इंसान हजारों करोड़ों भी बना लेता। सारा खेल है रिस्क का, जज्बे का, जोश का, एनर्जीज का, मेहनत का। मेहनत बहुत तो लगती है। लोग ऐसे कहते हैं कि ये बेईमान लोग अमीर बन जाते हैं, बेईमान नहीं, मेहनती लोग अमीर बनते हैं। बेईमानी से कितना अमीर बन जाओगे, नहीं बन सकते। मेहनती लोग अमीर बनते हैं, मेहनत बहुत लगती है उधर जाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, सोच नहीं सकते आप। मतलब 24/7 वर्किंग होता है इन लोगों का। स्टाफ के लिए 3 शिफ्ट है, उसके लिए सारी शिफ्ट है। रात को 2 बजे उठ के कभी ऑफिस जा रहा है, कभी 4:30 बजे ऑफिस से वापस आ रहा है, फिर 2 घंटे आराम किया, फिर पहुंच गया। 24/7। अब रात को मान लो सो रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई, सर आ जाना, गाड़ी उठाई, पहुंच गया गुड़गांव, गुड़गांव ऑफिस पहुंच गया। कभी कनाडा, कभी यूएसए, कभी न्यूजीलैंड, कभी कहीं टाई अप्स। ऐसे लोग सपने भी देखते हैं बड़े बड़े। गांव में रहते, गांव में घर के बाहर, गांव में पता है ना, मिट्टी मिट्टी सब पड़ी रहती है। गांव, देसी गांव जो होता है, पता है ना, घर के बाहर 4 BMW मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी है, लाइन लगा के, मिट्टी खा रही है। 2.5, 3, 4, 5 करोड़ की गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी है, मिट्टी खा रही है। कभी कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है घर में। अपनी अलग है शहर में जो गाड़ी है। ये लेवल बनाया जाता है जीरो से उठ के। हमने देखी है चीजें। सारा खेल है रिस्क फैक्टर का। मेहनत तो है ही है, मेहनत तो करनी करनी, बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, सीए में पासिंग 50% है। पासिंग अगर 70% हो जाए तो क्या छोड़ के भाग जाओगे? तो भी तो तैयारी करोगे ना, तो भी तो पास होगे ना, होगे, करोगे तैयारी, पास भी होगे, छोड़ के नहीं भागेगा कोई भी। जैसा टारगेट सेट कर लो सब अचीव हो जाता। 80% हो जाए तो भी लोग कर जाएंगे। ये बात आप समझिए, ये मजाक की बात नहीं है। टारगेट हमें देना पड़ता है लाइफ में खुद को। और जो टारगेट ले लिया फिर उसके लिए लग गए, फिर सोचना नहीं है नहीं होगा। जो सोचते हैं नहीं होगा उनसे कभी नहीं होगा।
और जो 50% ला सकता है वो 80 भी ला सकता है। कमाल की बात ये है भाई, करने वाले यूपीएससी भी क्रैक कर जाते, नहीं करने वाले बीकॉम में भी फेल हो रहे। ये तो बात सही है। बीकॉम में क्या वो आती नहीं ईआर, है ना, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट में। बीकॉम ना हो रहा लोगों से, और करने वाले यूपीएससी क्रैक कर जा रहे। बात सिर्फ जज्बे की है, मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो रिस्क टेकर होता है। वो कहता है लॉस हो रहे हैं हम तो कंटिन्यू करेंगे। तो जब पार्टनर्स को लगातार लॉस हो रहे थे वो कहते हैं हम तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लॉ कहता है अरे रुक जाओ, जज साहब ने कहा ना तो तुमने 6-6 महीने से सैलरी दी है, ना उधार चुकाए हैं, ना ये किया वो क्या, कल को तुम डूब गए तो वही बात होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कल को तुम लोग तो डूबोगे, साथ साथ क्रेडिटर को भी ले डूबोगे, एम्प्लॉयज को भी ले डूबोगे। जितने लोग काम कर रहे हैं सबका प्रभावित होगा। तो बंद करो इस फर्म को। अगर कोर्ट को लगता है कि लॉ फर्म को, अगर कोर्ट को लगता है फर्म को लॉस पे चलाने की संभावना नहीं है, तो कोर्ट फर्म को बंद करने के आदेश दे सकता है। क्लियर है बात। और एक चीज और बता दें आपको, हम हजारों में से एक आधा ही निकलता है ऐसे। पहले तो 1 लाख में से, 1 लाख में से 1,000 लोग ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि हम भैया धंधा कर लें, बिजनेस। 1 लाख में से मान लो 10,000, मान लो 10,000 बड़ी फिगर कह रहा हूं, ऐसे करते नहीं थे अपने इसमें कह सकते हो, लेकिन नहीं। 1 लाख में से 1,000 लोग, 1 लाख में से 1,000 लोग ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि बिजनेस कर ले। नहीं जी, जॉब मिल रही है, फिक्स अमाउंट आ रहा है, लाख रुपए महीना काम करेंगे। यही लगता है सीए बन गए, बनते ही 1 लाख रुपए मिल रहा है, वहीं जाओ। खाली बैठ के क्या मिलेगा, या बैठ के क्या बिजनेस क्या बनाए, कुछ हाथ उड़ी रहा है जेब में जो बिजनेस बनाए, जेब में आने की आदत हो जाती है। तो 1 लाख में से 1,000 बंदे बिजनेस का डिसाइड करते हैं, और 1,000 में से कोई 10 सफल हो पाए। ये भी मैं काउंटिंग अगर कह रहा हूं तो ज्यादा ही कह रहा हूं, ध्यान रखना, कम नहीं है ये। 1,000 लोग स्टार्ट करते हैं तो 10 लोग पहुंच पाते होंगे अपनी मंजिल पे, मे भी उससे कम। ये रेशो है। ऐसा तो और कोई बन के बैठ जाता लाला, लेकिन उसके बावजूद भी कमी नहीं है। पूरा गुड़गांव भरा पड़ा है बिजनेसमैन से, पूरा नोएडा भरा पड़ा बिजनेसमैन से, बेंगलोर कोलकाता भरा पड़ा बिजनेसमैन से। जाके देखो पुणे, पुणे 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 भरा पड़ा बिजनेसमैन से, बॉम्बे, नरीमन पॉइंट, साउथ बॉम्बे जाके देखो कंपनियां भरी पड़ी हैं। हिंदुस्तान में बिजनेस की कमी नहीं है, घर घर गली गली बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल के बिजनेस भी कम नहीं है, यानी कि लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो एक ही चीज याद कराएगी, ध्यान रखना लाइफ में, एक ही चीज, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही खड़े रह जाओगे। बिजनेस, जॉब जॉब में कुछ नहीं रखा भाई। कुछ तो बहुत होते हैं जॉब वाले, 2 लाख कमा रहे हैं, हम 5 लाख कमा रहे हैं, पर अपनी मर्जी से ना छुट्टी कर सकते, ना जी सकते, ना मर सकते। और तलवार हमेशा लटक रही होती है जब कंपनी को लॉस वो उठा के बाहर। जॉब भी अच्छी चीज है, ठीक है, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते जॉब करने वालों का, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप चीज ही अलग है, उसका मजा ही अलग है, उसके पेन्स ही अलग है। वो ताकतवर बनना होता है ना, ताकतवर। जॉब मैं कहता हूं कमजोर लोगों की निशानी है। जॉब जो है, जिनको पता है मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं सारी रातें नहीं जाग सकता, पैसा लगा के खो नहीं सकता, पैसा भी लगाऊं, टाइम भी लगाऊं और नुकसान भी करवा लूं, मेरे बस की तो नहीं है। ऐसे लोग नहीं जा सकते बिजनेस। मतलब पैसा भी लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, उसके बाद घाटे भी उठा रहे हो, उधार पे भी चल रहे हो, ये जज्बा चाहिए, तब जाके बिजनेसमैन बना जाता है आगे जाके। कि मेरा अपना पैसा तो लग ही गया, उधार लेके भी लगा दिया, लॉस भी हो गए, वर्कर्स को भी मैनेज कर रहा हूं, सारे मेहनत भी कर रहा हूं दिन रात, फिर भी लॉस हो रहा है, फिर भी चला रहा हूं। वो बनते हैं बिजनेसमैन कि साल भर काम किया, 1 रुपए में नहीं बचा,
बल्कि जेब से 10 लाख और घुसे। सारा साल काम किया, 1 रुपया भी नहीं बचा, फिर ये जेब से 10 लाख लगाए थे वो और घुस गए, फिर भी कोई शिकवा नहीं, फिर भी बिजनेस ही करूंगा, वो बनते हैं बिजनेसमैन। हर एक के बस की नहीं है ना ये चीजें, हमारे कहते हमारे बस की नहीं है। अभी कह रहे हैं जब बस की होगी तो करेंगे, है उतना नहीं है। छोटे लेवल पे भी होती है कैपेसिटी, कम ज्यादा होती है। जितनी कम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उतना छोटे बिजनेसमैन बने। तो कभी कोशिश करना आप लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके बात करी। सीए बनो, मेहनत करो, सीए बनो, फिर अपने व्यापार अपने काम धंधे चलाना। आप देखना लॉन्ग टर्म में राजा बन जाओगे। राजा, राजा वही बनेगा जो रंग की तरह मेहनत करेगा। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कहा जाता, डायलॉग किसी के भी हो, लेकिन सच्चाई तो है। सच्चाई यही है, राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, बस मैंने देखा पेट्रोल पंप पे एक लड़का बैठा हुआ। 1 हफ्ते पुरानी बात नहीं है, 3 दिन पुरानी बात है, लास्ट टाइम जब पेट्रोल डलवाया था। ऐसे बैठा हुआ, ऐसे पेट्रोल डालना, पेट्रोल, हाँ जी सर, पीनी रखी उसने, ऐसे झटके खा के गिरवाई हुई। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ? कह रहा सर दूसरे स्टाफ छुट्टी पे है, 36 घंटे से यहीं बैठा हूँ, 36 घंटे से, 36 घंटे से। पानी पिया था, जाने भी नहीं देते, रोटी भी यहीं बैठ के खाई है। ये भी तो बेचारे लोग हैं, ये भी तो मेहनत करनी पड़ रही है। अरे यहीं बैठा हूँ मैं 2 दिन से, 1.5 दिन 2 दिन होने आए, चटके खा रहा है, यूं करके डाल रहा है पेट्रोल। मैंने कहा भाई कुछ खा पी ले, मेरे को खुद दिल भराया दे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने कहा क्यों नहीं जाता तू, छुट्टी कर ले, आराम कर ले। कह रहा नहीं पैसा चाहिए, पैसा तो घर में चाहिए मुझे। पैसा कौन देगा फिर? और क्या 12-15 हजार सैलरी होगी, और क्या होगी? बोनस मिलेगा तो 300 रुपये बढ़ जाएंगे, और क्या हो जाएगा? एक दिन का 500 रुपये और बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये मेहनत करनी पड़ती है। जॉब में भी चूस लेंगे तुम्हारे को ऐसे, तुम्हारा ये है ना मांस मांस, ये भी नोच के खा जाते हैं, ऐसे नहीं देते पैसे। कभी सोच रहे हो? तो ये मत सोचना कि जॉब में बड़े कंफर्ट जोन में तुम्हारे को सब कुछ हो जाएगा। यही टाइम अगर आप अपने ऊपर लगाओगे, क्या आप बनोगे भाई, सब मजा आ जाएगा। आज हम हैं तो अपनी मर्जी के मालिक ना, किसी का जॉब थोड़ी कर रहे हैं। जब मूड खराब हो जाए कहीं से भी स्विच ओवर कर जाए, अपने दम पे चल रहे हैं, किसी के दम पे चल रहे हैं। जॉब वॉब थोड़ी है यहाँ पे, कंसल्टिंग है। आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, अपने टाइम से टाइम देते हैं, ठीक है ना? राजा बन के जियो, रंक नहीं, वरना मेहनत तो ये भी करनी पड़ती। तो चलिए, पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, खुद का काम भी करना है तो पूरी जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। 6 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, खुद से अपने आप को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। ये नहीं कि अपना काम है तो सो रहे, ना ना ना, फिर अपने आप को डबल मेहनत कराने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अब आता है अदर इक्विटेबल ग्राउंड, अंडरलाइन करो, अदर इक्विटेबल ग्राउंड, अदर इक्विटेबल ग्राउंड। चार ग्राउंड दिया है अदर इक्विटेबल ग्राउंड में, 4 ग्राउंड दिया। पहला, पहला देखो, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। अदर इक्विटेबल ग्राउंड, ये चारों ग्राउंड लिख के आना। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। नंबर 2, गैम्बलिंग बाय पार्टनर एट स्टॉक एक्सचेंज, गैम्बलिंग बाय पार्टनर एट स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड, सेकंड क्या, गैम्बलिंग बाय पार्टनर एट
स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड, डेडलॉक इन मैनेजमेंट, डेडलॉक इन मैनेजमेंट, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। फोर्थ, partners are not in talking terms between them, partners are not, partners are not in talking terms between them। निकम्मी पढ़ाई कर ले ढंग से। कहा किताब का तो साथ लेके जाएगी एग्जाम में। पेंसिल क्या है दिखाओ। दो ही पेंसिल, ये लो पकड़ो। दो है पेंसिल, एक का है। आप नोट करो। चलिए शॉर्पनर दे देना जरा इनको। चलिए, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम अपना अपना नोट करो, साथ लेके जाएगी एग्जाम में इसको निकम्मी। अब देखो दो पेंसिल, चार कर दूं पेंसिल, वैसे चार भी हो जाएंगे अवेलेबल। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का विश्वास क्या होता है? पार्टनरशिप कैसे चलती है? विश्वास पे, आधार पे। पार्टनरशिप का आधार क्या है? पार्टनरशिप का आधार क्या है? विश्वास, ट्रस्ट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रेमाइस, सबस्ट्रेटम होता है प्रेमाइस, बेस। मैं हेल्प यू। अब करना है काम, अभी भी कह रही है करना है काम, अपना अपना करना है। दूसरी कैसे आ गई पेंसिल अब? हाँ जी, अब देखो दूसरी पेंसिल भी निकल आई बड़ी वाली। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या होता है? प्रेमाइस। जिस बेस पे पार्टनरशिप पर चल रही थी वो बेस ही खत्म हो गया। या तो मतलब जैसे मान लो प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट हो गया, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर सबस्ट्रेटम मतलब क्या? कार इस नहीं, प्रोडक्ट वाली बात नहीं आएगी इसमें, आएगा जैसे ट्रस्ट। जब पार्टनर एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो फिर कोर्ट कहेगा बंद करो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं, एक दूसरे पे नहीं चल सकते तुम आपस में, तो ठीक है ना। दूसरा, गैम्बलिंग बाय पार्टनर, स्टॉक एक्सचेंज। अगर पार्टनर कोई फर्म का पैसा फर्म के बिजनेस में ना लगा के स्टॉक एक्सचेंज पे लगा देता है, तो कोर्ट कहेगा बंद करो इस फर्म को। तीसरा, डेडलॉक इन मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट करने को तैयार नहीं है, वो कहता है तू चला फर्म को, वो कहता है तू चला, कोई फर्म को चलाने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट कहेगा बंद कर दो फिर। और चौथा, पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, बातचीत के मूड में नहीं है, तेरी मेरी पे उतर चुके हैं, समझ के बात को, टॉकिंग टर्म्स में नहीं आने को तैयार, ठीक है ना। तो कोर्ट यहां पे बंद करने के आदेश दे सकता है फर्म को, कोर्ट फर्म को बंद करने के आदेश दे सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये सारे ग्राउंड है किस चीज के? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय कोर्ट। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए। भैया क्या हुआ? और ये चल रहा गर्मी है या लग रही है? वैसे तो नहीं लगती यार, वैसे तो नहीं लगती, हम लोग पढ़ाते हैं रोज, आज क्यों लग रही है? वैसे तो नहीं लगती, वैसे तो ठीक रहता है, कूल होता है वातावरण तो। हाँ पढ़, बैठ जा आराम से। मेहनत तो अब शुरू करी नहीं, अभी तो एग्जाम्पल नहीं दिया आज एक भी। हैं? गौतम, चलिए। हाँ जी, हेलो। चलिए, तो बेटे ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जरा हम आखिरी टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए,
क्या आ रहा है? कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के प्रभाव, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो वो नीचे आदत पड़ी हुई है ना दोस्त वाली। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, पहला, पहला बोलो, कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस। बेटे जरा ध्यान से सुनिए, फर्म तो डिसॉल्व कर दी, लिसन एवरीवन, पेंसिल सभी के पास है, मिल गई पेंसिल। फर्म तो डिसॉल्व कर दी, फर्म तो डिसॉल्व कर दी, लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया। हमने आज फर्म डिसॉल्व कर दी, पब्लिक नोटिस दिया 1 महीने बाद। कब नोटिस दिया बोलो? पब्लिक नोटिस कब दिया बोलो? 1 महीने बाद। तो बताइए, फर्म आज डिसॉल्व कर दी, पब्लिक नोटिस दिया 1 महीने बाद। पब्लिक को कब पता चलेगा फर्म डिसॉल्व हुई है? बोलो आज या 1 महीने बाद? अब डिसोल्यूशन के बाद कोई पार्टनर उधार ले आया फिर फर्म के नाम पे, क्या थर्ड पर्सन फर्म को लायबल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अरे तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, भले फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका हो, भले फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका हो, पर हर पार्टनर तब तक लायबल रहेगा एक दूसरे के कामों के लिए जब तक पब्लिक नोटिस ना दे दिया जाए, जब तक पब्लिक नोटिस ना दे दिया जाए। क्या ना दे दिया जाए बोलो? पब्लिक नोटिस। इज इट क्लियर? तो कह रहे हैं हर पार्टनर की लायबिलिटी रहेगी एक दूसरे के कामों के लिए। कब तक? डिसोल्यूशन के बाद भी लायबल रहेंगे जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, क्योंकि पब्लिक को जब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी फर्म डिसोल्व हो गई है, तब तक कैसे मान लें कि फर्म डिसोल्व हो गई है? पहला पॉइंट हो गया। पढ़ो, इंस्पाइट मतलब के बावजूद, फर्म के डिसोल्यूशन के बावजूद भी पार्टनर लायबल रहेंगे एक दूसरे के कामों के लिए जब तक पब्लिक नोटिस ना दिया जाए। पढ़ो, पढ़ो। ठीक है, in spite of dissolution of the firm, partner continue to be liable for any act done by them। जो काम ऐसे मानो के किया गया कि वो डिसोल्यूशन से पहले किया गया होता, जब तक पब्लिक नोटिस ना दिया जाए। मतलब इस तरीके से लाइबल होंगे जैसे उन कामों के लिए लाइबल होते हैं जो डिसोल्यूशन से पहले किए गए, डिसोल्यूशन के बाद भी किए गए कामों के लिए तो वैसे ही लाइबल होंगे जब तक पब्लिक नोटिस ना दे दिया जाए। आगे चलो, डिसोल्यूशन के टाइम पे या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट है अदर पार्टनर के अगेंस्ट कि प्रॉपर्टी से पहले क्या चुकाई जाएंगी? डेट्स। प्रॉपर्टी से पहले क्या चुकाई जाएंगी? डेट्स मतलब लायबिलिटीज। और जो सरप्लस होगा वो अपने अपने शेयर में बांट लेंगे, जो सरप्लस होगा वो अपने अपने शेयर में बांट लेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, कैसे कैसे पेमेंट होती है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट? डिसोल्यूशन पे पेमेंट कैसे कैसे करते हैं बताओ, बताओ। अच्छा चलो ना, सबसे पहले किसके पैसे देते हैं? आउटसाइडर्स लायबिलिटी, क्या पे करते हैं? उसके बाद पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स यानी कि लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स, और बैलेंस जो बचेगा टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। आओ आगे देखो, यहां आ जाओ पहले। पहले क्या पे करेंगे? डेट्स। क्या पे करेंगे? डेट्स ऑफ आउटसाइडर।
जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। क्या पे करेंगे बोलो, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, और बैलेंस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर, बैलेंस टू बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्या पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन के बाद भी कोई ऐसे काम कर सकता है जिसमें वो फर्म को लायबल कर सके? क्या पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन के बाद कोई काम कर सकता है जिसके लिए फर्म लायबल हो? बोलो। डिसोल्यूशन के बाद दो काम कर सकता है। पहला, विच आर नेसेसरी टू वाइंड अप द फर्म, विच आर नेसेसरी टू, भैया फर्म डिसॉल्व कर दी, असेट बेच के लायबिलिटी तो चुकाएगा नहीं चुकाएगा? बोलो बेटे, असेट्स को बेचेगा। फर्म डिसॉल्व कर दी तो क्या बंद करके घर चले जाए? क्या असेट्स नहीं बेचोगे, रियलाइजेशन नहीं करोगे? असेट बेच के लायबिलिटी तो चुकाएगा। और उन कामों के लिए फर्म बाउंड है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? यस। दूसरा, एक तो असेट बेच के लायबिलिटी चुकाएगा, दूसरा टू कंप्लीट पेंडिंग अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन। टू कंप्लीट पेंडिंग, अरे तो कॉन्ट्रैक्ट उठा रखे थे, हाथ में थे, वो तो पूरे करोगे? बोलो हाँ या ना? टू कंप्लीट पेंडिंग अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन, टू कंप्लीट पेंडिंग। ये पढ़िए जरा ध्यान से, ये वाला ध्यान से पढ़िए। टू कंप्लीट पेंडिंग अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शंस। पढ़िए ध्यान से। ऑफिस से टू कंप्लीट पेंडिंग अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन। नोट कर लो, फिर मैं बात कर, हो जाएगा, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हुए, टू कंप्लीट पेंडिंग अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन। भैया देखो, डिसोल्यूशन के बावजूद भी, डिसोल्यूशन के बाद भी पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है? बोलो। नंबर वन, विच आर नेसेसरी टू वाइंड अप द फर्म, असेट बेचेगा, लायबिलिटी चुकाएगा, और टू कंप्लीट पेंडिंग अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शंस। डन, आगे बढ़ो। फिर अगर लॉस हो गए, कहां से सेटल होंगे? पहले तो प्रॉफिट में से, कहां से बोलो? उसके बाद कैपिटल में से दोगे। अरे कैपिटल में से ही तो लॉस माइनस होता है, पहले तो प्रॉफिट में से। प्रॉफिट क्या जनरल रिजर्व पड़े हो तो, अब जनरल रिजर्व पड़े हो तो वहां से लॉस एडजस्ट हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? हो जाएंगे ना? और अगर मान लो प्रॉफिट है ही नहीं उनमें से, तो फिर क्या करोगे?
कैपिटल में से लॉस माइनस होंगे, या फिर पीएसआर में लेके आओ, लॉस हो गए तो। आगे चलो, पर्सनल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन। बेटे डिसोल्यूशन के बाद अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया फर्म की प्रॉपर्टी बेच के, तो अकेले खा जाएगा या बाकी पार्टनर के साथ शेयर करेगा? करेगा ना शेयर, क्योंकि बेचा गया है फर्म का स्टॉक, फर्म की एसेट, फर्म की प्रॉपर्टी। पढ़िए, पर्सनल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन टिल द फर्म इज वाउंड अप। पार्टनर को हिसाब किताब देना पड़ेगा फ्रॉम द प्रॉफिट कैरिंग आउट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, भले फर्म डिसॉल्व हो चुकी हो, भले फर्म डिसॉल्व हो चुकी हो, फिर भी कोई एसेट बेची, प्रॉफिट हो गया, बाकी पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। डन। अगला, रिटर्न ऑफ प्रीमियम और पार्टनरशिप प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन पार्टनरशिप प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। अगर समय से पहले ही फर्म डिसॉल्व हो गई, अच्छा सुनो, ये है क्या, जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है? कैपिटल तो लाएगा, और क्या लाएगा? शेयर ऑफ, अरे बोलो निकम्मो, गुडविल। जब नया पार्टनर आएगा कैपिटल तो लाएगा, तो अपने लिए ला रहा है, हमारी थोड़ी है। और क्या लाएगा? शेयर ऑफ। अब शेयर ऑफ गुडविल कौन देता है? इनकमिंग पार्टनर देता है, नया पार्टनर देता है पुराने पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा? तुम लोगों को अलग अलग बिठाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा? न्यू पार्टनर देगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को, जिसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम। अब प्रीमियम कैसे निकालते हैं? 3 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज। परचेज मतलब अगले 5 साल की गुडविल वो हमसे खरीद रहा है, सुन रहे हो ना? गुडविल निकालते हैं 5 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। 5 ईयर परचेज का मतलब क्या है? कि अगले 5 साल के प्रॉफिट में तुमसे खरीद रहा हूं। डे 1 से प्रॉफिट मिलने लग जाएंगे ना उसको, तो भैया हमसे खरीद, हमने इतने साल काम किया, हम तेरे को क्यों दे प्रॉफिट अभी से? तो 5 ईयर के पर गुड प्रॉफिट उसमें हमसे परचेज कर लिए, 5 ईयर परचेज। समझ आई बात? लेकिन अगर मान लो 2 साल बाद ही फर्म बंद हो जाए, तो क्या उसका प्रीमियम का पैसा वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिफंडेड टू द इनकमिंग पार्टनर। जिसने इनकमिंग पार्टनर ने प्रीमियम दिया था उसको उसका प्रीमियम वापस होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था 5 साल के प्रॉफिट हम तेरे को देंगे। 2 साल बाद ही फर्म बंद हो गई, अब 2 साल बाद ही फर्म हो गई, बंद हो गई, तो उसको रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन पार्टनरशिप प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। बट 3 केस में प्रीमियम वापस नहीं होगा। 3 केस में प्रीमियम वापस नहीं होगा। नंबर 1, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है किसी पार्टनर की डेथ के कारण, फर्म डिसॉल्व हो रही है किसी पार्टनर की डेथ के कारण, तो कोई प्रीमियम वापस नहीं होगा। दूसरा, फर्म डिसॉल्व हो रही है उसी पार्टनर के मिसकंडक्ट के कारण जिसने प्रीमियम दिया था। अरे तुम्हारी मिसकंडक्ट के कारण फर्म बंद हो रही है तो तुम्हें प्रीमियम देंगे क्या? नहीं। और तीसरा एग्रीमेंट था, हमने शुरू में ही एग्रीमेंट कर लिया था कभी भी फर्म डिसॉल्व हो जाए प्रीमियम वापस नहीं होगा, तो प्रीमियम वापस नहीं होगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है और ये प्रीमियम वाला है। टॉपिक डन। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए। प्री मैच्योर मतलब समय से पहले ही बंद हो गई फर्म। 5 ईयर की उसने हमसे प्रॉफिट खरीदे थे, 5 ईयर परचेज। अरे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, निकालते हो ना गुडविल?
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, बोलो हाँ या ना। तो जब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज? नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब 5 ईयर मान लो है, तो 5 ईयर का मतलब क्या है कि अगले 5 साल के प्रॉफिट मैं तुमसे खरीदता हूं। क्यों खरीदता हूं? क्योंकि मैंने अभी तक काम नहीं किया, आते ही कैसे प्रॉफिट मिल जाएंगे मुझे? पर 5 साल के प्रॉफिट मैंने तुमसे खरीदे थे और 2 साल बाद फर्म बंद हो गई, तो क्या मेरा पैसा वापस नहीं मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पर 3 केस में पैसा वापस नहीं मिलेगा। नंबर 1, अगर फर्म बंद हुई है डेथ के कारण किसी पार्टनर की। नंबर 2, अगर फर्म बंद हुई है उसी पार्टनर के मिसकंडक्ट के कारण जिसने प्रीमियम दिया था। नंबर 3, हमारा एग्रीमेंट था कि कभी भी फर्म बंद हो जाए तो प्रीमियम वापस नहीं होगा, तो प्रीमियम वापस नहीं होगा। दैट्स इट। So, this is all about the Indian Partnership Act 1932. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 समाप्त होता है यहां पे। और अब हमारा जो समय है अगले 15 मिनट का, वो हमें ये इजाजत देता है कि हम केस स्टडी पे डिस्कशन करें, चर्चा करें, आपके साथ प्रैक्टिस करें, और हम कुछ केस स्टडी आपके साथ डिस्कशन में करते हैं, बाकी फिर आप भी कीजिएगा। आइए एक एक करके स्टार्ट करें। चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। पार्टनरशिप आपका पूरा कंप्लीट हो गया। याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एफर्ट डालिए, इसकी टेस्ट की तैयारी कीजिए इसके, ठीक है ना? हाँ, अगली क्लास में। वाह, आज डे क्या है? फर्स्ट डे। चलो ट्यूसडे तक तैयारी कर लो। मैथ्स का भी है, कब है? मंडे है ना, तो मेरा तो ट्यूसडे है। तैयारी कर लो। ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे, नहीं तो फ्राइडे कर दूंगा, फ्राई, है ना? ट्यूसडे तैयारी में लगो। अरे पिछले इतने दिन से क्या घास काट रहे हो? महीना भर से पढ़ नहीं रहे क्या पार्टनरशिप? तैयारी करो, ट्यूसडे तक तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो पीट दूंगा पकड़ के। और मेरा टेस्ट थोड़ा अनोखा होगा, ध्यान रखना। यहां खड़े करके सुनूंगा एक एक पॉइंट पॉइंट, ध्यान रखना, तैयारी करके आओ। यहां खड़े करके सुनूंगा, सामने बुला के स्क्रीन पे, ध्यान रखना। हाँ, ओरल टेस्ट यहां खड़े होके। चलिए, बिल्कुल यही होगा। बोलते रहो, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? और गायब होके दिखाओ। वहां पे रिटर्न कर सकते हैं। क्यों रिटर्न कर सकते हैं? ओरल टेस्ट सुनाना यहां खड़े होके। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस। आप बेटे रुकिए, कृपया शांति व्यवस्था बनाए, प्रश्न पढ़े मेरे साथ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिवर्स ऑर्डर में तैयारी करते हैं। कैसे? पहला प्रश्न ये रहा, देखिए ध्यान से, आराम से पढ़ना बेटा। कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे इसे पढ़ पढ़ के। जितने क्वेश्चन पढ़ोगे इसका मतलब क्या है? सारे क्वेश्चन पढ़ने का मतलब सारे कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करना, वही तो है। क्वेश्चन में कंसेप्ट के अलावा थोड़ी है, तो कंसेप्ट को देखने का नजरिया बदलेगा। आइए देखें। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, रूल्स बताइए जो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे पार्टनर को इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। अकाउंट सेटलमेंट करते समय क्या रूल है? क्या रूल है भैया? वही 4 सीक्वेंस। पहले बाहर वालों का पैसा चुकाओ, बोलो, फिर पार्टनर्स का लोन चुकाओ, फिर पार्टनर्स की कैपिटल चुकाओ, और बैलेंस जो बचे पीएसआर में बांट लेना। और अगर लॉसेस हो जाए, तो पहले किसमें से एडजस्ट करोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फिर आउट ऑफ कैपिटल, फिर बैलेंस टू बी शेयर्ड इन। वेरी गुड भाई, ये 2 पॉइंट लिखने, खत्म कहानी। आओ क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। मुश्किल आंसर नहीं होगा, मुश्किल क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया एग्जाम में तो आंसर तो दे ही आएंगे। आइए पढ़े दोबारा। अगर एग्रीमेंट ना हो, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, रूल बताइए जो पार्टनर को ऑब्जर्व करने पड़ेंगे इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगा? ये मॉडल टेस्ट पेपर दिसंबर 2023 में आया हुआ है, एमटीपी का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 48 कहता है कि अकाउंट सेटलमेंट इस प्रकार से होगा, जो लॉसेज होंगे
including deficiency shall be first paid out of आवाज आनी चाहिए सबकी, shall be first paid out of, then next out of, and last partner individually in PSR. Partner individually in, very good. Assets किस काम आएंगी? Assets को में से सबसे पहले क्या पे करेंगे? Debts of the firm toward outsider, debts of the firm toward, उस बाद क्या पे करेंगे? Due to him from capital और on account of capital ना, पहले लोन फिर कैपिटल, तो ऐसे लिख देना. कैसे पे करेंगे? आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स लिखना, ऐसे लिखना. देखो 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 देखो, देन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी के बाद क्या है? कहां पे है भैया? ये तो रहा, क्या नहीं दिख रहा? अभी नजर आ रहा है? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, देन सेकंड, बोलो, अरे बोलो, पार्टनर्स लोन, देन बैलेंस टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दो ही तो पॉइंट देने थे, हो गया. अब ये तो कोई दिया है तो हो गया काम, है ना? क्या कहते हैं? आसान है मुश्किल है आंसर? बहुत आसान आंसर है, इजी है ना. लेकिन जब क्वेश्चन समझ में आएगा कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में क्या देना है पता होना चाहिए. क्वेश्चन को समझिए, बार बार पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन दोबारा, दोबारा पढ़िए. बैठ जाऊं बेटे? बैठ जाऊं? पढ़ो. क्वेश्चन क्या कहते हैं, पढ़िए. रूल टू बी ऑब्जर्व while settling the accounts, अंडरलाइन करो, सेटलिंग द अकाउंट्स. अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगा, यहां से समझ में आया. रूल्स ऑफ अकाउंट सेटलमेंट, रूल्स ऑफ, हेडिंग क्या बनेगी? रूल्स ऑफ अकाउंट सेटलमेंट. तो दो रूल बताने, कितने? हाँ, दो रूल बताने. पहला, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी शैल बी, अब पढ़ो नहीं ना यार बुक में. लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी शैल बी मेट आउट ऑफ, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल, देन बैलेंस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर. फिर अगला रूल क्या बताना है? द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. फिर लिखोगे सीक्वेंस ऑफ पेमेंट. द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड टुवर्ड द, shall be applied in the following sequence after realization of course. इस सीक्वेंस में अप्लाई होगी, याद है? आउटसाइडर्स लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर. याद हो गया? पूरा क्वेश्चन और आंसर पढ़ो. अब पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो, खुद से पढ़ो, शाबाश, पढ़ो बेटा, पढ़ो पूरा क्वेश्चन, पढ़ो पूरा क्वेश्चन, आंसर पढ़ो.
अच्छे से दिमाग में सेट हो गया नहीं हो गया आंसर? ऐसे 3-3 बार पढ़ो आराम से घर पे, लिख लिख के देखो, देखो कैसे नहीं आते नंबर। मैंने कितनी बार पढ़ाया क्लास में? 2 बार या क्वेश्चन पढ़ाया? 2 बार पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया? 3 बार पढ़ा दिया, 1 बार आपको भी पढ़ने को दिया, 3 से 4 बार हो गया। ऐसे घर पे करना होता है, 2-3 बार पढ़ लो, लिख लिख के देख लो, देखो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन पे टाइम लगाना पड़ेगा। जोक नहीं है पढ़ाई के मामले, जोक नहीं है। मैंने 3 बार 2-3 बार पढ़ाया आपको, इस क्वेश्चन को समझाया, पढ़ाया, उसके बाद आपको भी पढ़ने को दिया। अब आप घर जाके लिख लिख के 2-3 बार देखो कैसे पक्का नहीं होता, बोलो। टाइम देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ना बेटा। X and Y were partner in a firm. The firm was dissolved. कब डिसॉल्व हुई है? 12 जून को। बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया। इसके बाद एक्स ने गुड्स खरीद ली फर्म के नाम पे। बताओ, एक्स ने फर्म के नाम पे गुड्स खरीद। बेटा फोकस नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। केस स्टडी पढ़ा रहे हैं, फोकस नहीं करोगे काम खराब हो जाएगा। बातें ज्यादा हो रही है। जब तक लिमिट में होता है मैं कुछ नहीं कहता। ज्यादा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, केस स्टडी पढ़ा रहा हूं, आप बात कर रहे हो, स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा फिर मैं, फिर मत बोलना। अब बात नहीं होनी चाहिए जरा सी भी, नहीं तो मैं यहीं छोड़ देता हूं, पढ़ लेना खुद से। एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन ए फर्म। एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर थे। 12 जून को फर्म डिसॉल्व हो गई, बट कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। उसके बाद एक्स ने गुड्स खरीदी है फर्म के नाम पे जेड से। अब बताओ, जेड को पता है फर्म डिसॉल्व हो गई है? तो जेड को पता ही नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो गई है, इग्नोरेंट है, क्योंकि आपने नोटिस नहीं दिया। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया और जेड ने वाई पे केस डाल दिया, तो क्या वाई लाइबल होगा? बोलो यस और नो। बिल्कुल लाइबल होगा, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया, हर पार्टनर एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार है। बोलो है या नहीं है? वेरी गुड। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया, हर पार्टनर एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार है। ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है, पर लिख के कैसे आना है ये देखें। बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45, सेक्शन 45 के प्रोविजन के अनुसार जब सेक्शन लिखना तो एक्ट का नाम जरूर लिखना। सेक्शन 45 ऑफ अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नॉट विद सेंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट विद सेंडिंग मतलब लिख लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है। पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल फॉर टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल रहेंगे फॉर एनी एक्ट डन बाय देम would have been the act of the firm if done before the dissolution till the public notice of dissolution is given। ये पूरा पॉइंट 1 चेप के आना है, पूरा पॉइंट 1। ये देखो ये वाला, अब याद नहीं होगा तो कैसे चेपोगे एग्जाम में, कैसे लिख के आ पाओगे? यही तो पॉइंट पूरा छापा है। In spite of dissolution of the firm, the partner will be liable for the act of each other in such a manner like the act was done before the dissolution of the firm, even if such act is done after the dissolution of the firm before the public notice is given। या सिंपल भाषा में कैसे लिखोगे? If any partner does an act after the dissolution of the firm but before the public notice is given, then every partner and the firm will be liable as such the act was done before the dissolution of the firm। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आंसर दो, खत्म कहानी। और क्या है? इन द गिवन केस, इंस्टेंट होता है गिवन केस। इन द गिवन केस एक्स और वाई पार्टनर थे फर्म में जो डिसॉल्व हो गई, पर कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। तो डिसोल्यूशन के बाद एक्स ने कुछ गुड्स खरीदी फर्म के नाम पे और जेड को पता नहीं था कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो जेड ने केस डाल दिया वाई के ऊपर अमाउंट रिकवरी के लिए। अब फाइंडिंग आ गया, फाइंडिंग, ये तो फैक्ट ऑफ द केस हो गए।
अब फाइंडिंग आ गया। फाइंडिंग में क्या है, सेक्शन 45 को फॉलो करते हुए एक्स और वाई कंटिन्यू लाइबल होंगे अगेंस्ट थर्ड पार्टी डिसोल्यूशन के बाद भी, अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई कंटिन्यूली लाइबल होंगे आउटसाइडर के प्रति डिसोल्यूशन के बाद भी, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया। इस प्रॉब्लम में एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो वाई लाइबल होगा जेड के प्रति। ये पूरा आंसर एज इट इज दे के आना है। और ये क्वेश्चन जून 2023 आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, पास्ट मतलब आया हुआ है, आरटीपी में आया हुआ है जून 2023 की। और देखो आंसर क्या है, कर लोगे आंसर, पूरा क्वेश्चन विद आंसर पढ़िए, दोबारा पढ़िए। ये प्रैक्टिस ऐसे करते चले जाएंगे, लिख लिख के देखो इनको, इनकी केस स्टडी की कॉपी बनाओ पूरी, एक कॉपी नोट्स की हो, एक केस स्टडी की हो, ढंग से तैयारी करके जाए, तब तो लगे एग्जाम जा रहे। खाली बुक को रीड कर करके पहुंच गए एग्जाम में, फिर कहां से कॉन्फिडेंस आएगा। केस स्टडी बनाओ, एक कॉपी लगाओ, सब केस स्टडी लिखो, उसमें क्या दिक्कत है, टाइम कोई आफत है। एक एक केस स्टडी रोज लिखोगे तो 30 केस स्टडी एक महीने में लिख दोगे, 2 केस स्टडी रोज की लिखोगे तो 60 केस स्टडी हर महीने लिख दोगे। 1 मिनट, पहले इन्होंने बुलाया। अरे नहीं दिया तो स्टडी मैट से लिख लेना भैया, याद रहे तो लिखाइयो, नहीं मैंने तभी तो वहां लिख दिया है, याद रहे तो लिखाइयो, नहीं तो मत लिखियो। सारे सेक्शन थोड़ी याद रह जाएंगे, लेकिन कोशिश करो कि याद रहे सेक्शन। डाउट हो तो नहीं देके आना सेक्शन नंबर, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इतनी बातें कैसे कर लेती थी। चल बोल। ये पढ़, ये पढ़ क्या लिखा है, इससे पहले क्या लिखा है, ये क्या है, जल्दी। हाँ भैया, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ भाई, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ। नहीं बाबू, इतना नहीं ना है, ये भी तो लिखना है भैया। अरे चार्ट नहीं बनाना, पॉइंट्स में लिखना है बाबू। ओके, सरक। देख भाई, ऐसा आंसर लिखा, एक मिनट। क्या एक पार्टनर को फर्म से निकाला जा सकता है, अगर कैसे तो हाउ, फैक्टर बताओ। ये देख, सेक्शन 33 के अनुसार एक पार्टनर को फर्म से नहीं निकाला जाता एक्सेप्ट नंबर 1, पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट हैव एग्जिस्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। नंबर 2, पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, इट हैज बीन एक्टेड इन गुड फेथ। ये 3 कंडीशन प्रेजेंट, अगर इनमें ये सारी कंडीशन पूरी ना हुई तो एक्सपल्जन नल एंड वॉइड हो जाएगा। गुड फेथ के 3 टेस्ट हैं, गुड फेथ के 3 टेस्ट हैं। एक्सपल्जन फर्म के हित में होना चाहिए, पार्टनर को नोटिस सर्व करना पड़ेगा, और पार्टनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देनी पड़ेगी। अगर ये तीनों कंडीशन, ये लास्ट में लिख दियो, पहले इसे ऊपर करियो, ये वाला पॉइंट लास्ट में। अगर ये सारी कंडीशन पूरी ना हुई और पार्टनर को निकाल दिया गया तो एक्सपल्जन क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। यस, पार्टनर को निकाला जा सकता है इन कंप्लायंस विद सेक्शन 30। ये पूरा आंसर है, अब तो छोटा नहीं है, ठीक है। और इसी में ये नहीं, इसमें केस स्टडी आता है, क्या करना है, अच्छा केस स्टडी ये। भाई 1 मिनट रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा। ये भी नहीं है यार, इम्पोर्टेंट वाले। अरे रुक जा बाबू, कई बार ना वो आपको ऐसा ग्राउंड बताएगा पार्टनर को निकालने का जो वैलिड ग्राउंड होगा ही नहीं, और उस पर निकाल रहे होंगे तो कहेंगे नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। जैसे हुआ क्या था, 3 पार्टनर थे, चलो एक्सपल्जन की बात करता हूँ। 3 पार्टनर थे, तो एक पार्टनर की वाइफ का झगड़ा ना दूसरे पार्टनर की वाइफ से हो गया,
तो उसने क्या किया, अपने दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर कहा कि इसको निकाल देते हैं फर्म से। दोनों पार्टनर की वाइफ का झगड़ा हो गया, तो वो पार्टनर जो था ए, वो सी के साथ मिल गया तीसरे पार्टनर के साथ, उसने कहा बी को निकाल देते हैं, और उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि बी को निकाल दिया जाए। क्या वैलिड ग्राउंड है? भाई तुम्हारी बीवियों का झगड़ा तो तुम क्या को निकाल रहे हो, उसको कोई वैलिड ग्राउंड है निकालने का? तो ये सारी शर्तें बताने के बाद बताओगे देयर इज नो वैलिड ग्राउंड ऑफ एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, द एक्सपल्जन विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है, आंसर ऐसे करने होते हैं। जो क्वेश्चन कराया वो तो पढ़ यार, वो तो पढ़ो, जो क्वेश्चन कराया वो से पढ़ लो। पढ़ लिया? पढ़ लिया, ध्यान रखिएगा इस चीजों को, ठीक है ना? हाँ जी, बोलो, टाइम हो गया। अभी देखते हैं उसको, क्लास ओवर कर दो, बोलिए। चलिए, हमारा यहाँ पे पूरा पार्टनरशिप पैक हो जाता है। कुछ केस स्टडी हमने डिस्कशन पे भी लाए हैं, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, केस स्टडी प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से। मैंने कहा ना, सारा जब सॉल्यूशन दे रखा है आपको, चिंता का आपको विषय नहीं है, आपको जो लिख के आना है वो दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा? जब क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, तो चिंता किस बात की? यही आंसर दे के आओ, नंबर मिलेंगे आपको। और ये आंसर मैं अपनी जेब से दिया हूं, ये स्टडी मेट सजेस्टेड का ही आंसर है, चेक कर लो। फिर क्या दिक्कत है? तो तैयार कीजिए इनको, पूरा पार्टनरशिप तैयार करिए। अभी मेरी रिवीजन क्लास भी है अभी थोड़ी देर बाद, तो नाउ आई वुड लाइक टू हैव अ लंच, और लंच के बाद फिर मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट कराऊंगा। मेरे अभी रिवीजन क्लास है, तो अभी मैं आपको अभी आज क्लास को यहीं पे पैकअप करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे नए एक्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। पार्टनरशिप पूरा तैयार कर लो, 16 नंबर पक्के कर लो, और 6 नंबर का पहला चैप्टर भी रिवाइज